हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में सरकार के 4 साल पूरे होने पर अगले सप्ताह के 60 दिन के लिए ग्रुप हाउसिंग विंडो खोलने तथा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को अलग 3 माह का विस्तार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में द ओबराय होटल स्थित राइजिंग हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हेरारा सिस्टम को संबोधित कर रहे थे। विशेष दिन ये है, 26 अक्टूबर 2014 के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और आज 26 अक्टूबर 2018 5वें साल में आज हम प्रवेश कर गए हैं और ये 5 साल की पारी होती है। नई पारी की इंतजार है। हम तो चाहेंगे हमको मिले, आपकी इच्छा किसकी है ये आप जानो। तो मित्रों, हमने अपने इस 4 साल में, क्योंकि ये जो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। बहुत बड़ा जीडीपी का बड़ा हिस्सा इस रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके लिए अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि बहुत से लैकुनाज हैं, बहुत से पॉलिसी पैरालिसिस हैं, जिसके कारण से बहुत कठिनाइयाँ आप लोगों को भी आ रही थी, कंज्यूमर को भी आ रही थी, सरकार को भी आ रही थी। सब खत्म हो गए ऐसा मेरा नहीं कहना, लेकिन फिर भी हमने पॉलिसीज में बहुत चेंजेस करके और इस सेक्टर को स्मूथ एक स्ट्रीमलाइन करने का प्रयत्न किया है। जब जब हमको कोई नई बात ध्यान में आई कि इसके कारण से ये कठिनाई दूर हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है इस विषय में सोचने वाला, वो तुरंत बैठते थे कि ये किया जाए तो कैसे होगा, ये किया जाए तो कैसे होगा, ये किया जाए तो कैसे होगा। स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है, रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं उनका अपना इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का अपना इंटरेस्ट है। तीनों इंटरेस्ट को एक वेवलेंथ पर लाकर कोई पॉलिसी बनाने का काम हम कभी भी उसमें पीछे नहीं हटते हैं। आखिर तो स्टेक होल्डर्स सबका ध्यान रखना ये हमारा काम है। तो इस नाते से ये सब काम हमने किए। अब प्रधानमंत्री जी ने एक सपना लिया, हम सबके लिए वो हितकर है, सरकार हो चाहे डेवलपर हो चाहे कंज्यूमर हो। 2022 तक देश का कोई ऐसा परिवार नहीं बचना चाहिए जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये केवल कहने के लिए नहीं बल्कि इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं। आप लोग उसमें माध्यम हैं, तो इसको कैसे पूरा किया जाए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, उस अफोर्डेबल हाउसिंग में पेइंग कैपेसिटी कितनी है किसकी, उसको सरकार कितना सब्सिडी दे सकती है, और हम जो इन चीज़ों को उनको उपलब्ध करवाने वाले हैं, हम भी अपनी पॉलिसी ऐसे कैसे बनाएं ताकि उसको अफोर्डेबल तरीके से, नाम अफोर्डेबल है तो अफोर्डेबल सिस्टम से उसको मकान मिल भी जाए। तो आखिर उस ओर बढ़ते हुए कई हमने काम किए। जैसा उदाहरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय अफोर्डेबल आवास योजना जो हमने बनाई, उसमें ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बस जाती हैं, जिसको यानी डेवलपमेंट का एक ऐसा विषय जो नॉन प्लान्ड अनप्लान्ड तरीके से बढ़ जाता है, फिर बाद में उनको हम जो फैसिलिटीज़ भी नहीं दे पाते हैं। न तो इतनी गलियां होती हैं जिसके अंदर सड़क बनाई जा सके, न इस प्रकार का उनका सिस्टम होता है कि उनको वहाँ कोई पब्लिक फैसिलिटी की चीज़ वो देना संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एक कमर्शियल एंगल ऐसा होता है, ज़मीन में से जितना कमा सकते उतना कमा लो, लेकिन वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स ये उनका कहीं भी जो इस प्रकार की कॉलोनी डेवलप करते हैं उनका मंशा नहीं होती है। लेकिन हम सब लोग मिल करके एक प्लान्ड वे में अच्छे तरीके से चीज़ें कैसे दे सकें, तो उसके लिए हमने एक कम ईडीसी, कम खर्च के ऊपर लाइसेंस फीस कम से कम रख करके, ताकि खर्चा कम पड़ेगा तो उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं। बहुत उसको एक रिस्पॉन्स अच्छा मिला। आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जो हमारी योजना है उसका लाभ उठाया है। इसका और लाभ उठाना चाहिए। अभी जैसे हमारे अपने पहले से अफोर्डेबल जो स्कीम है उसके अंतर्गत बहुत मकान आपने बनाए हैं, इन्वेंट्री बहुत बड़ी है। आज ही विचार कर रहे थे कि उस इन्वेंट्री का उपयोग इन सब के लिए हो सकता है क्या, जिनके पास मकान नहीं है।
लिस्ट है पूरी, आपको जानकारी है ये कि लगभग 2.5 लाख से 2.25 लाख परिवार ऐसे हैं शहरों में, गांव में, सब मिलाकर। गांव में कम है ऐसी लिस्ट बनी, शहरों में बड़ी लिस्ट है, जिनके अपने मकान नहीं हैं। तो उनको सरकारी सब्सिडी दे करके हम कोई अफोर्डेबल कीमत ऐसा कोई प्रोजेक्ट करें कि उन लोगों को प्राथमिकता पर बैंक से भी लाइसेंस बैठा करके उनको कोई ना कोई लाभ पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ाना है। आज भी मेरा कहना है कि इसमें कोई पॉलिसी जो आपको आड़े आ रही है आपके सिस्टम में, उसको चेंज करने में, उसको मॉडरेट करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना है कि आखिर किसी भी योजना से एक्सचेकर के ऊपर इतना दबाव न पड़े कि उस पॉलिसी को रिजेक्ट ही कर दें। क्योंकि हमारे यहाँ भी कई सिस्टम रहते हैं, कई हिस्से रहते हैं। हम सोचते हैं वेलफेयर के लिए सोचते हुए एक सिस्टम आगे चलता है, फाइल बनती है, फिर हमारा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसको फिर खूब उसको निचोड़ता है, तोलता है, मोलता है, तो तोल मोल लगा करके फिर कहीं भी कोमा लगा के उसको रिजेक्ट कर देता है। तो एक्सचेकर के ऊपर कोई बर्डन न पड़े, टैक्स पेयर का पैसा हम इसमें, हाँ सब्सिडी जहाँ देनी हो तो दी जाएगी, लेकिन इस प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर न पड़े। ईडीसी का जो सिस्टम है उसमें कठिनाइयाँ कई तरह की आई। मार्केट डाउन होने के बाद आप लोगों ने भी कहा कि इसके कुछ सिस्टम ठीक करें, हमने उसमें कई सिस्टम ठीक किए, उसको डेफर भी किया, उसकी पॉलिसीज़ को आगे भी बढ़ाया, उसकी रीइंस्टॉलमेंट करके उसमें से कई रास्ते निकाले हैं और उसमें से लाभ भी मिला है। काफ़ी लोगों ने जो इस प्रकार के क्रंच में आए हुए थे उन्होंने सिस्टम का लाभ उठा करके आगे भी बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि डेवलपर्स भी जो हमारे रियल एस्टेट के जो सब स्टेक होल्डर्स हैं, ये भी कई श्रेणियों में हैं, एक श्रेणी के नहीं हैं। कुछ श्रेणियां तो ऐसी हैं जिनको इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता नहीं है, कोई योजना बनाओ ठीक है उठा करके देंगे, और अच्छे खास करके लग्जरियस एक जो हमारा सेक्टर है उस सेक्टर में जो लोग हैं उनको कठिनाई नहीं आती है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, अफोर्डेबल में काम करने वाले लोग हैं, उनको शायद ये कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं कि वो मनचाहा वहाँ रेवेन्यू मिल नहीं सकता है। तो ये सारी कठिनाइयाँ हम ध्यान रखते हैं। इस नाते से जो चीज़ें आपको इसमें करवानी है वो सब करेंगे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड की। लैंड एक्सचेंज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए भी हमने स्कीमें बनाई हैं कि किसान अपनी लैंड दे करके बदले में एफआईआर लेकर उसका कहीं उपयोग कर सके। उसमें बहुत रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि जितनी ज़मीन कोई देगा उसको डबल एफआईआर दे देंगे ताकि ज़मीन दे करके रास्तों की अड़चनें तो दूर हों। इसको ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा वजन न पड़े, लेकिन अगर इतना करेंगे तो कितनी हमको ज़मीन चाहिए, उससे डबल एफआईआर। आखिर एफआईआर भी आना तो आप ही लोगों के पास है, उसका पैसा तो आप ही लोगों ने देना उनको, तो आप लोग उसको कंज्यूम कर सके, इसका भी एक रास्ता ऐसा बनाया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ लैंड में खास करके एमसीजी, यहाँ कुछ कठिनाइयाँ हैं, आज ही हमने डिस्कस की हैं, उन कठिनाइयों को हम दूर करेंगे। दोनों डिपार्टमेंट हमारे, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इसमें सब लगे हैं। हमने जो डेवलपर्स और जो कंज्यूमर्स हैं इनके बीच में विवाद, ये भी एक बहुत बड़ा विषय था। बहुत लोग हमारे पास आते थे, हमारा इससे ये विवाद है, उससे ये विवाद है, हम भी चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। अल्टीमेटली केंद्र ने जो कानून बनाया रेरा का, उस रेरा के कानून के अंतर्गत हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में एक नहीं 2 अथॉरिटीज़ बनाई हैं। गुरुग्राम के लिए अलग है, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए अलग है, और मुझे नहीं लगता किसी और स्टेट ने अभी 2 अथॉरिटीज़ बनाई हों। हरियाणा इज़ द ओनली स्टेट विच हैव 2 रेरा अथॉरिटीज़। और इसके साथ रेरा में भी अगर किसी को मानो उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तो उसके लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल ये भी गठन कर दिया, उसके चेयरमैन बन गए हैं, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो हमने करनाल में रखा है, ताकि इधर और उधर दोनों साइड से बीच में जाके जगह आ जाए तो उसको भी अपनी अपील के माध्यम से अपना न्याय लेने के लिए उसको एक अवसर मिल जाए। कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया है, 628 कॉलोनीज़ छोटी बड़ी सब मिला करके हमने सब शहरों में रेगुलराइज की है विद नॉमिनल चार्जेस, जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जस्ट 5% ऑफ देयर कलेक्टर रेट ऑफ द वैल्यू। ये चार्जेस उससे लेंगे, वो कहीं 200 रुपया गज आएगी तो कहीं 1500 रुपया गज आएगी।
हालांकि इसमें हमारा खर्चा बहुत है, लगभग आप लोग तो उस सारे को कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का डेवलपमेंट का जो खर्च है पर एकड़ 2200-2300 रुपये आता है। लेकिन हम चूँकि वो बन चुके हैं उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कितनी डेमोलिश करेंगे। जो बहुत थोड़ी बनी है उसको कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 50% अगर बन गई है तो उसको अल्टीमेटली रेगुलाइज तो करना पड़ेगा एक बार। हाँ, कल को हम ऐसी स्कीमें बना सकें कि जिसमें से उस अनप्लैंड इवन रेगुलर भी कर दी हो तब भी लोग उसको छोड़ करके हमारे प्लान्ड सिस्टम में आकर के कहीं उनको फैसिलिटीज़ मिले और आकर रहने लगें, तब शायद उसका कोई सोचा जा सकता है कि भी इसमें लोग ना जाएं और इधर आएँ। लेकिन अल्टीमेटली हमको कोई ना कोई सिस्टम इसकी व्यवस्था तो देनी ही पड़ेगी। एक बहुत बड़ा अवसर जो भी आप लोगों के लिए खुलने वाला है, और वो हमने एक योजना बनाई है जिसका ड्राफ्ट प्लान तैयार हो गया है, वो है केएमपी के इर्द गिर्द 5 बड़े शहर बसाने की बात एक पाइपलाइन में विचार में है, जिसका ड्राफ्ट प्लान हमने बनाया है। और हर शहर का एरिया, मिनिमम एरिया 5000 हेक्टेयर ये होगा, 25,000 हेक्टेयर। कुल मिलाकर के केएमपी का पूरा एरिया 185 किलोमीटर है, 135 केएमपी है, 50 किलोमीटर केजीपी का एरिया भी हरियाणा में है। तो 185 किलोमीटर के इस मार्ग पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इस नाते से विचार करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी होंगी, कमर्शियल भी होंगी, रेजिडेंशियल तो होंगी ही होंगी साथ में जब ये होगा। तो ऐसा एक बड़ा कॉरिडोर पूरे केएमपी के दोनों तरफ, केजीपी के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर इधर उधर, इससे ज़्यादा भी जब विस्तार होगा तो बाद में ज़्यादा भी होगा। तो ऐसा एक लगभग ये 25,000 हेक्टेयर का एरिया ये डेवलपमेंट के लिए आगे आने वाला है। ये फॉर फ्यूचर एक बड़ी प्लान आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जिसको बहुत जल्दी हम सोचते हैं कि अपने इस कार्यकाल के इस पहले कार्यकाल में ही कोई फाइनल स्वरूप दे करके और आपको ये दिया जाए, ताकि हम इस बड़े प्रोजेक्ट को, यानी जितना बड़ा एरिया दिल्ली का है, मैं समझता हूँ दिल्ली से भी बड़ा एरिया इन 5 शहरों का बन जाएगा। तो एक राजधानी के बराबर में एयरपोर्ट के बाहर की साइड में, और जितने भी एक्सप्रेस वेज हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे, ताकि हम इस उत्तर भारत के बड़े एक, या जिसको कहना चाहिए नेशनल कैपिटल रीजन का एक बड़ा भाग ये डेवलप हो जाए, ऐसी भी हम योजना बना रहे हैं। गुरुग्राम का जहाँ तक विषय है, तो यहाँ हमारे जो सिक्योरिटी के नाते से जो हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स की ओर से कई तरह की मांग आती रहती हैं। एक मांग पिछले दिनों में आई थी कि हमारी जो पेट्रोलिंग है उसको और हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि यहाँ लोगों को सुरक्षा की भावना मिले। तो व्हीकल्स, तो मैंने अर्बन लोकल बॉडीज़ को कहा, इन्होंने हमारे कॉरपोरेशन गुरुग्राम से बातचीत करके 50 नई गाड़ियाँ कॉरपोरेशन की ओर से और ये गुरुग्राम पुलिस को दी जा रही हैं। ये निर्णय भी आज ही करवाया हमने। इसी प्रकार 1-2 विषय डिमांड के रूप में आए थे, हमने बैठ करके जिसका तय किया है कि एक तो ग्रुप हाउसिंग विंडो इसको खोला जाए। तो ग्रुप हाउसिंग विंडो हमने अगले सप्ताह से इसको खोल देंगे 60 दिन के लिए। जिन लोगों का जिस एरिया में ग्रुप हाउसिंग का एरिया बाकी है वहाँ अप्लाई करके, और जिनको लाइसेंस लेने वो 60 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ही ना। और इसी प्रकार एक विषय है कि टीओडी पॉलिसी अभी समाप्त हो रही है, उसको भी 3 महीने के लिए और हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। जिनको इसमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा इन विषयों पर मेरा इतना ही कहना है कि हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के लोगों की खुशहाली के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को और इसमें वृद्धि हो, इस सब के लिए सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी। आओ मिलकर चलें, सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी